हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन योर यूट्यूब चैनल टारगेट विद अनुराधा। आज मैं आप सभी के लिए कक्षा 6 की जो पृथ्वी और हमारा जीवन ज्योग्राफी की जो बुक है SCERT द्वारा प्रकाशित, उसके 5th चैप्टर मानचित्रण लेकर के आई हूँ। चलिए आज हम लोग इसको पढ़ते हैं साथ में। और वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इसी तरीके के वीडियोज़ आपको और भी मिलते रहें। ठीक है। मानचित्रण हम देश तथा दुनिया में स्थित सड़कों, रेलों, कस्बों, समुद्रों, द्वीपों आदि की जानकारी मानचित्र तथा ग्लोब के माध्यम से करते हैं। हम पृथ्वी पर रहते हैं, इसीलिए पूरी पृथ्वी को एक साथ नहीं देख सकते। इसके लिए हम पृथ्वी से मिलती जुलती आकृति का ग्लोब बनाते हैं। ग्लोब पर विश्व के सभी महाद्वीप और महासागर दिखाए जाते हैं, जो हमें एक साथ नहीं दिखते। इसीलिए ग्लोब से हम विश्व का मानचित्र तैयार करते हैं, जिस पर हम पूरी दुनिया को एक साथ देख सकते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या किसी एक भाग का पैमाने की सहायता से समतल पर खींचा गया एक चित्र होता है। इसे गोलाकार ग्लोब की सहायता से कागज पर बनाया जाता है। मानचित्र जो है सामान्य रूप से पृथ्वी या उसके किसी भाग का चपटी सतह मीन्स समतल पर समान अनुपात में प्रदर्शन मानचित्र कहलाता है। ठीक है। मानचित्र हमारे लिए उपयोगी कैसे है, चलिए इसको देख लेते हैं। मानचित्र आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाए और ले जाए जा सकते हैं। भूमि, सड़कें, रेलें, कस्बों और गांवों को ग्लोब की अपेक्षा मानचित्रों में अच्छी तरह से दिखाया जा सकता है। हम विश्व का अथवा इसके किसी एक भाग का मानचित्र तैयार कर सकते हैं और इसमें जो जानकारी चाहे उसे दिखा सकते हैं। मानचित्र के प्रकार, मानचित्र जो है विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को जो है नीचे वर्णित किया गया है। पहला है भौतिक मानचित्र। पृथ्वी के प्राकृतिक स्वरूप जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर आदि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक मानचित्र कहा जाता है। दूसरा होता है राजनैतिक मानचित्र। राजनैतिक मानचित्र जो है राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांव और विश्व के विभिन्न देशों, राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनैतिक मानचित्र कहा जाता है। और तीसरा जो प्रकार है मानचित्र का, वो है थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। और चौथा जो प्रकार है वो है भू राजस्व मानचित्र का। इन मानचित्रों में भूमि का बंटवारा, सिंचित क्षेत्र, विभिन्न प्रकार के भू उपयोग, कार्यालय, विद्यालय, अधिवासों और औद्योगिक क्षेत्रों को दिखाया जाता है। गांव, कस्बा, जिला, राज्य और देश को भी मानचित्र में दर्शाया जाता है। गांव, कस्बे का मानचित्र गांव के कुछ व्यक्तियों के पास भी हो सकता है। अगर आप अपने गांव का मानचित्र अपने पास रखना चाहते हैं तो जिले के बंदोबस्त अधिकारी के पास एक प्रार्थना पत्र एवं मानचित्र बनाने की फीस जमा कर इसे प्राप्त कर सकते हैं। जब बहुत सारे मानचित्रों का एक साथ संग्रह पुस्तक के रूप में किया जाता है तो उसे एटलस कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मानचित्रों में कौन कौन से घटक होते हैं जिनकी जानकारी मानचित्र को समझने के लिए आवश्यक होती है? चलिए जानते हैं। पहला है दिशा, दूसरा दूरी, तीसरा है प्रतीक। दिशाएं जो हैं, बहुत पहले लोग लंबी लंबी दूरियां पैदल, घोड़ों, ऊँटों, बैलगाड़ियों आदि के सहारे तय करते थे। समुद्री नाविक नावों और जलयानों पर बैठकर सागर पार किया करते थे। लंबे चौड़े रेगिस्तानों, घने जंगलों या समुद्र के बीच वे अक्सर रास्ता भटक जाते थे। तब दिशा जानने के लिए वह सूर्य की मदद लेते थे। उसे उगता देखकर पूर्व और अस्त होता देखकर पश्चिम दिशा पहचान लेते थे। लोग ध्रुव तारे से दिशाएं भी मालूम करते थे। यह तारा हमेशा आकाश में उत्तर दिशा में रहता है। ठीक है। इसकी मदद से वे बाकी दिशाएं भी पहचान लेते थे। दक्षिणी गोलार्ध के लोग भी आसमान में चमकते तारों की दिशाओं का अनुमान लगाते थे। आजकल हम लोग दिक्सूचक यंत्र की सहायता से दिशाओं की जानकारी प्राप्त करते हैं। दिक्सूचक यंत्र मतलब कि कंपास की चुंबकीय सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। ठीक है। ये है दिक्सूचक यंत्र का चित्र, आप देख सकते हैं। मानचित्र में तीर मतलब कि एरो द्वारा दिशाएं दर्शाई जाती हैं। मानचित्रों में ऊपर की ओर उत्तर दिशा और नीचे की ओर दक्षिण दिशा होती है। दाएं हाथ की ओर पूरब और बाएं हाथ की ओर पश्चिम दिशा होती है। इन चारों आधारभूत दिशाओं के ज्ञात होने से मध्यवर्ती दिशाएं जैसे कि उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम दिशाएं आसानी से जानी जा सकती हैं। दूरी,
जो मानचित्र एक आरेखन होता है जो पूरे विश्व या उसके किसी एक भाग पर को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाया जाता है, अथवा यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है कि स्थानों के बीच की दूरी का अनुपात वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को प्रदर्शित करती हो। इसके लिए एक पैमाना या मापक चुना जाता है। पैमाना क्या है? पैमाना या मापक मीन्स स्केल। पैमाना स्थल की वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी का अनुपात होता है। ठीक है, चलिए अब समझ लेते हैं। यदि आपके घर और विद्यालय के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर में प्रदर्शित किया गया है, इसका अर्थ यह हुआ कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर भूमि के 5 किलोमीटर को बताएगा। अब आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। ठीक है, इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इसको हम लोग स्किप करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मानचित्र में संकेतों का प्रतीक मतलब कि प्रतीकों का प्रयोग। हम मानचित्र में किसी निश्चित वस्तु को हूबहू रूप में हमेशा नहीं दर्शा सकते हैं, जैसे भवन, बांध, वृक्ष, नदियाँ, घाटी, पठार आदि। इसीलिए हम इनको मानचित्र में दर्शाने के लिए संकेतों, अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का प्रयोग करते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल से मानचित्र को आसानी से समझा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप किसी विशेष क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं और आप किसी की से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों की सहायता से मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति से एक रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। सहमति है, ये क्या होते हैं? एक रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक नीचे दिए गए हैं, चित्र में दर्शाए गए हैं। इसी प्रकार जलाशय को नीले रंग, पर्वत को भूरे रंग, पठार को पीले रंग तथा मैदानों को हरे रंग से दर्शाया जाता है। ठीक है, रेलवे लाइन यहाँ पे आप देख सकते हैं, बड़ी लाइन है। ठीक, मीटर लाइन रेलवे स्टेशन। ठीक है, सड़कें पक्की हैं तो किस तरह का पिक्चर रहेगा, और कच्ची हैं तो किस तरह की रहेंगी। सीमा अगर अंतर्राष्ट्रीय है, राज्य की है, जिला की है, तो सभी के भी अलग अलग संकेत दिए गए हैं। यहाँ पे नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल के भी संकेत अलग अलग हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, और मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद और छतरी, उसका भी आप यहाँ पे संकेत देख सकते हो। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राम ऑफिस, पुलिस स्टेशन, इसके भी संकेत हैं। साथ ही साथ बस्ती, कब्रिस्तान के संकेत जो यहाँ पे दिए गए हैं। पेड़ और घास के संकेत। ठीक है, योजना या खाका मतलब कि प्लान, कभी कभी छोटे स्थान को विस्तार से दर्शाने की आवश्यकता होती, इसके लिए एक योजना बनानी पड़ती है। एक योजना किसी भवन या कमरा अथवा किसी छोटे क्षेत्र पर खींचा हुआ बाह्य स्वरूप होता है, जैसे किसी घर, कक्षा या बाजार का खाका। इस प्रकार एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है, जैसे किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई। रूपरेखा बनाना या स्केच, यदि कोई मानचित्र पैमाना मानकर बनाया गया है तो हम इससे निश्चित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम किसी स्थान या मकान की स्थिति के विषय में जल्दी जानकारी देना चाहते हैं तो उसके लिए बिना माप के एक रूपरेखा खींचकर बता सकते हैं। आइए ऐसी एक रूपरेखा दिए गए निर्देशों के आधार पर बनाते हैं, जिसमें उत्तर दिशा कागज की ओर में ऊपर की ओर हो। मोहन ने श्याम को अपने घर जन्मदिन पर आमंत्रित किया। इससे पहले मोहन के घर श्याम कभी नहीं गया था। मोहन ने कहा, विद्यालय के उत्तरी गेट के बाहर आने के बाद दाहिनी ओर मुड़कर मुख्य सड़क पर आ जाओ, फिर बाएं मुड़कर कुछ दूर चलोगे तो एक मंदिर मिलेगा। मंदिर के आगे बढ़ते जाओगे तो थोड़ी ही दूरी पर मकानों की कतार मिलेगी, यहीं पर एक चौराहा मिलेगा। वहाँ से तुम बाएं मुड़कर आगे आओगे तो एक बाजार मिलेगा। मेरा घर बाजार के दूसरे छोर पर है। ठीक है, उसने ये जानकारी दी। ठीक, अगर हम मौखिक रूप से यही बात या निर्देश अपने मित्र को बताएंगे तो वह आदि को भूल कर सकता है और
अगर हम एक रूपरेखा मानचित्र खींचकर समझाते हैं तो कहीं भी पहुंचने में सुविधा होगी। अब देखिए यहाँ पे उसने एक मानचित्र बनाया, ठीक। मोहन का घर बाजार के छोर पे दिख रहा है, ठीक। विद्यालय से उसने पूरा मंदिर बना दिया है, ठीक। विद्यालय से गया मंदिर, मंदिर के बाद चौराहा है, चौराहे से फिर उसके बाद लेफ्ट गया, लेफ्ट में फिर उस मोहन का जो है घर है। अगर मानचित्र से वो बनाएगा तो पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक। मानचित्र का अध्ययन कैसे करें? एक रूपरेखा मानचित्र में सही दूरी होना आवश्यक नहीं है। दिशाएं और दूसरे विवरण भी अस्पष्ट होते हैं, किंतु कभी-कभी हमें सही स्थितियों की जानकारी करनी पड़ती है। दिशा सूचक तीर मानचित्र के बाएं हाशिए पर बना होता है। इसे उत्तर रेखा कहते हैं। इस रेखा द्वारा हमें मानचित्र की दिशाओं का ज्ञान होता है। मानचित्र में सबसे ऊपर माप हेतु पैमाना मीन्स मापक रेखा दिया रहता है। यह दो स्थानों के बीच की दूरी की माप में सहायता करती है। हमें मानचित्र में दो स्थानों के बीच की दूरी नापनी होती है, फिर हम पैमाना द्वारा वास्तविक दूरी ज्ञात कर लेते हैं। मानचित्र में संकेत या प्रतीक के माध्यम से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाता है। इन संकेतों की समझ के लिए मानचित्र अध्ययन आवश्यक होता है। सुदूर संवेदन या रिमोट सेंसिंग सामान्यतः किसी दूर स्थित स्थान, वस्तु, घटना अथवा धरातल के बारे में बिना वहां गए सूचना अथवा जानकारी प्राप्त करना सुदूर संवेदन या रिमोट सेंसिंग कहलाता है। आधुनिक वैज्ञानिक संदर्भ में इसका तात्पर्य आकाश में स्थित किसी उपग्रह, वायुयान अथवा गुब्बारे से किसी स्थान, वस्तु, घटना अथवा धरातल की जानकारी एकत्र करना और उसे आंशिक संकेतों आंकिक संकेतों मीन्स डिजिटल सिग्नल्स द्वारा स्थान विशेष पर प्राप्त करना है। भौगोलिक सूचना प्रणाली सुदूर संवेदन द्वारा अनेक भौगोलिक जानकारियां जैसे सूचनाएं और आंकड़े प्राप्त होते हैं। इन सभी जानकारियों को कंप्यूटर के माध्यम से एकीकृत एवं समन्वित करते हुए उनका विश्लेषण किया जाता है। इस प्रकार विश्लेषण के द्वारा पुनः नए निष्कर्ष एवं सूचनाएं प्राप्त करना भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS कहलाता है, ठीक है। आंकिक मानचित्रण कंप्यूटर की सहायता से मानचित्र का निर्माण करना आंकिक या कंप्यूटर मानचित्रण कहलाता है। आजकल मानचित्र कंप्यूटर की सहायता से भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS द्वारा निर्मित किए जाते हैं। GIS द्वारा सूचनाओं का संचालन, एकत्रीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। किसी स्थान की समस्या के समाधान अथवा कोई योजना बनाने के लिए कई तरह की जानकारियों की आवश्यकता होती है। इन जानकारियों को संगठित करके मानचित्र बनाया जाता है। इस प्रकार बने आंकिक मानचित्र के आधार पर आगे की योजना बनाई जाती है। उदाहरण के लिए किसी स्थान की भूमि उपयोग जैसे कृषि, आवास, दुकान, उद्योग धंधे आदि के परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए अलग अलग समय की जानकारियों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक समय की जानकारियों को GIS के द्वारा अलग अलग समय का मानचित्र तैयार कर विश्लेषण करते हैं। इस प्रकार जो मानचित्र बनता है वह दिए गए स्थान के भूमि उपयोग के समय के साथ आए परिवर्तन को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा? आई होप अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।